लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, उन्हें लर्न करने का मैंने तरीका बताया था, आई डी कोड, यूएसए, यूएसएसआर। अब ऐसे ही हमें टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। हमारे कोर्स में इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं एंड बाकी टेक्निक्स हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं और फिर हम टेक्निक्स की बात करेंगे। तो टेलर का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्का लगाना। ठीक है, और साइंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें पता हो, हम तब कर रहे हैं। तो टेलर ये सजेस्ट करता है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो काम हमें एक्सपेरिमेंट से और एक्सपीरियंस से उस काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढना है और उसी बेस्ट तरीके से वो काम करना है। उसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो नहीं करना। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है वही तुक्का नहीं लगाना। कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होगा। जो भी बेस्ट मेथड होगा वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिराइव किया जाएगा और उसमें हम तुक्का नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पहले ये समझो, हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज होती हैं या दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है वर्कर्स। मैनेजमेंट मतलब ओनर और जो सीनियर लोग हैं, और वर्कर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज। तो जनरली होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में ओनर और एम्प्लॉयज के बीच झगड़े रहते हैं या डिस्प्यूट रहता है। तो टेलर ये कहता है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स, इन्हें मिलके पीस बना के काम करना चाहिए। अगर यही आपस में लड़ेंगे तो पॉलिसी बनाएगा कौन और इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो दो ग्रुप्स होते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स, इनके बीच पीस होना चाहिए। दे शुड वर्क इन पीस विद ईच अदर। मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना है कि उनके वर्कर्स काम नहीं करते हैं और वर्कर्स को ये नहीं सोचना है कि मैनेजमेंट उनके लिए बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं है। उन्हें सोचना है कि मैनेजमेंट भी उनके लिए जितना कर सकता है वो कर रहा है। सिमिलरली मैनेजमेंट को भी ये सोचना है कि वर्कर्स जो है वो अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देन कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब आगे का पार्ट है। हमने यहाँ देखा कि ये पीस से काम करेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं। तो ये यही बताता है कोऑर्डिनेशन मतलब टीम बना के काम करना है, ये नहीं सोचना है कि हम अलग हैं। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, टीम बना के काम करना है, झगड़े नहीं करने हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग ऐसी देनी है कि वो जितनी भी उनकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को वो रियलाइज कर सके, जितना वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं उस एफिशिएंसी से वो काम करें। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 4 इजी है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है उस काम करने का तरीका हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, नॉट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दो ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को मिलकर पीस बना के काम करना है। कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलके और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, अपना इंडिविजुअली नहीं सोचना, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करनी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग ऐसी देंगे ताकि वो अपनी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है, जितनी भी एफिशिएंसी से वो काम कर सके वो रियलाइज कर लें। अब हम टेलर की टेक्निक्स पढ़ते हैं। टेलर की टेक्निक्स में पहली टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी वैसा ही है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। वो बेस्ट मेथड हमें एक्सपेरिमेंट से डिराइव करना है, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ताकि हम वो मेथड डिराइव कर सके, और हिट एंड ट्रायल मेथड हमें नहीं लगाना। डू नॉट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो सेम चीज़ है। मेथड स्टडी किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड हमें एक्सपेरिमेंट से डिराइव करना है। टाइम स्टडी, जैसे किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है वैसे ही किसी भी काम करने को एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 12 की बात करें तो टीचर्स की एक प्लानिंग होती है कि जून तक दे कंप्लीट अकाउंट्स में फर्स्ट बुक, देन जुलाई अगस्त में सेकेंड, एंड देन सितंबर अक्टूबर तक थर्ड बुक कंप्लीट करके कोर्स फिनिश करना होता है बाय नवंबर। तो ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स किया गया है कि नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए? दैट इज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एक्सपीरियंस। तो किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम हमें पहले वो फिक्स करना है। वो स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स करेंगे? वो भी हम एक्सपेरिमेंट्स
या एक्सपीरियंस से फिक्स करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं वो टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज टाइम स्टडी। देन यू हैव फैटिग स्टडी। जिन बच्चों के पास PHE है उन्होंने फैटिग वर्ड सुना होगा। फैटिग का मतलब होता है रेस्ट। अब रेस्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 8 लेक्चर्स होते हैं, 8 लेक्चर्स में 4 लेक्चर के बाद आपको ब्रेक मिलता है। तो ये किसने डिसाइड किया है कि 4 लेक्चर के बाद ही ब्रेक मिलना चाहिए? किसी ने तो स्टडी किया होगा कि बच्चों का हर पीरियड जो है वो 40 मिनट्स का होना चाहिए, 40 मिनट्स के बाद पीरियड चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने रेगुलरली एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो दैट इज फैटिग स्टडी कि कितना रेस्ट हमें देना है, द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। अमाउंट मतलब रेस्ट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? ब्रेक 20 मिनट का होना चाहिए, ब्रेक आधे घंटे का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, दैट इज द ड्यूरेशन। नंबर कितनी बार ब्रेक होना चाहिए कि 8 लेक्चर्स में एक ही ब्रेक इनफ है या 2 ब्रेक इनफ है, एक लंच ब्रेक होना चाहिए, वाटर ब्रेक होना चाहिए। सो दैट इज फैटिग स्टडी कि ये डिसाइड करना क्या ड्यूरेशन होना चाहिए रेस्ट का और कितने नंबर ऑफ रेस्ट हमें मिलने चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स मतलब चलना इधर से उधर। अब ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब काम से रिलेटेड, अनप्रोडक्टिव मतलब काम से रिलेटेड नहीं है। अगर स्कूल में कोई टीचर आपको स्टाफ रूम तक भेजती है टू गेट नोटबुक्स, दैट इज अ प्रोडक्टिव मूवमेंट क्योंकि काम से रिलेटेड है। और यही अगर आप स्कूल में फालतू में हर 10 मिनट में वाटर ब्रेक ले रहे हो, बार बार पानी पीने जा रहे हो, तो वो कैसा मूवमेंट है? अनप्रोडक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने के लिए प्रोडक्टिव मूवमेंट्स बढ़ाने हैं और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी 7 टेक्निक्स है हमारे पास। तो फर्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड डिराइव करना, टाइम स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम सेट करना, फैटिग स्टडी में रेस्ट इंटरवल कितना टाइम का होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मोशन स्टडी में 2 मूवमेंट्स होते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव काम से रिलेटेड, अनप्रोडक्टिव जो काम से रिलेटेड नहीं होते। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बढ़ाना है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करना है। ओके, तो आखिरी 3 टेक्निक्स जो हैं वो टेलर की। फर्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है डिफरेंशियल मतलब अलग, पीस मतलब आउटपुट, वेज मतलब मनी जो हम पे कर रहे हैं वर्कर्स को। तो जो वर्कर्स को पैसे दिए जाएंगे, वो वेजेस जो दी जाएंगी वो आउटपुट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, एफिशिएंट वर्कर्स को ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इनएफिशिएंट को कम। जैसे हमने फिक्स कर दिया एक पीस का 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब एक वर्कर ने बनाए हैं 10 यूनिट, तो उसे 10 यूनिट के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से 100 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे ही एक वर्कर ने बनाए हैं 20 यूनिट, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 200 रुपये। तो वैसे हम एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपको महीने के 3000 रुपये देंगे ही देंगे, और उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो आउटपुट के हिसाब से। जो वर्कर ज़्यादा आउटपुट बनाएगा उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो वर्कर कम आउटपुट बनाएगा उसे कम पैसे मिलेंगे। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कौन सा वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है और कौन सा वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा। देन दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के होने चाहिए। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मतलब जब हम प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं ना, उसमें ISI मार्क, हॉल मार्क, एग्रो मार्क, एग मार्क, ये सब चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? बिकॉज ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के हैं। उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी या स्टैंडर्ड के ही हमें गुड्स बनाने हैं। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स विच इनकर लॉसेस। अगर लॉस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोप का एग्जांपल लेते हैं। लक्स सोप है, लक्स सोप इतनी वेराइटीज़ में आता है कि हमें खुद नहीं पता उसकी कौन कौन सी वेराइटी हैं। तो कुछ वेराइटीज़ ऐसी है जो हम जनरली यूज़ कर लेते हैं, जैसे वाइट कलर का है, पिंक कलर का है, वो हम सब यूज़ करते हैं। देन पर्पल, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। तो हो सकता है कि कुछ फ्लेवर्स जो हैं वो ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हो और कुछ जो सोप है, कुछ वेराइटी वो लॉसेज हो रही हो। तो जिस वेराइटी में हमें लॉस हो रहा है उसे हमें बंद कर देना चाहिए, उसे हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन में से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो हमारी जो बिजनेस में लॉस कर रहे हैं उन्हें रिमूव करने को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप।
फंक्शनल फोरमैनशिप वो टेक्निक है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक पार्ट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम वर्क नहीं करता, प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ प्लान करता है, और काम कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या काम करना है। ठीक है, आज हमें 5000 यूनिट बनाने हैं, तो वो हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क स्टेप्स बताएगा कि ये 5000 यूनिट बनेंगे कैसे, वो स्टेप्स लिख देगा। पहले लाइक फॉर एग्जाम्पल पोटैटो आएंगे, देन वो बॉयल होंगे, देन चिप्स बनेंगे, देन उन्हें फ्राई किया जाएगा, देन पैकेट में डाला जाएगा। तो ये रूट क्लर्क का काम है, ये स्टेप्स बताएगा। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम सेट करेगा कि 5000 यूनिट 2 दिन में बन जाने चाहिए और उसमें कितना कॉस्ट आएगी। ठीक है। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन ये देखेगा कि सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है, रूट क्लर्क स्टेप्स बताता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट सेट करता है, और डिसिप्लिनेरियन रूल्स फॉलो करता है, करवाता है एम्प्लॉय से। देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमारे पास पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि काम किस स्पीड से हो रहा है, मतलब जो भी टाइम सेट किया गया है बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो उस स्पीड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैंग बॉस, अब देखो गैंग बॉस का काम ये होता है कि ये देखना जो मशीनरी हमें चाहिए वो सारी मशीनरी अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल पढ़ने के लिए अब मुझे नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, पेन्स चाहिए, ठीक है, इरेजर पेंसिल चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे अवेलेबल करवाना, ये काम होता है गैंग बॉस का, मटीरियल और मशीनरी को अवेलेबल करवाना। रिपेयर बॉस, जो मशीनरी खराब हो जाती है उसे सही करना। देन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि जो भी गुड्स बने हैं उन गुड्स की क्वालिटी चेक करता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि हमारे गुड्स एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के होने चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स की है या नहीं ये चेक करता है इंस्पेक्टर। अब इसमें एक टेक्निक और है मेंटल रेवोल्यूशन, जो साइड बुक्स में दे रखी है बट एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। मेंटल रेवोल्यूशन, ये मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से ही आया है। हमने पढ़ा था अभी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये है कि 2 ग्रुप होते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स। मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना कि वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, वर्कर्स को ये नहीं सोचना कि मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करता, उसे ही बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। चेंज इन माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये कहीं कहीं अलग से टेक्निक में दिया है बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम इसे टेक्निक कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये मेंटल रेवोल्यूशन जो हम पार्ट समझेंगे वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही पार्ट समझेंगे। ठीक है।